नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किस्सा कुर्सी का। मैं आपके साथ हूं, मैं सोनल दहिया। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए किसानों की प्रशंसा की है। मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। आज रिकॉर्ड स्तर पर अनाज की खरीद हो रही है। गुरुवार देर रात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई। दोनों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बातचीत हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि एसपी की सरकार में आतंकियों के खिलाफ केस वापस लिए जाते थे और हिंदुओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जाते थे। सीएम योगी ने आतंकवाद के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने 1952 में कश्मीर में धारा 370 लागू कर आतंकवाद की जड़ को बोया था। इस जड़ को पीएम मोदी और अमित शाह ने खत्म कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया गया। योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान, नौजवान, महिलाओं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए काम करती है। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव की 2 अक्टूबर को उमर खालिद के पिता से हुई मुलाकात पर निशाना साधा। कहा कि देश के टुकड़े होंगे का नारा देने वालों का परिवार एक पार्टी के मुखिया से मिला। ये राज्य के लिए पार्टी के इरादे बताता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कोरोना के समय अगर कांग्रेस सरकार होती तो भाई बहन इटली भाग गए होते। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस के बैरिकेड पर मोदी सरकार रास्ता खोलो का नारा लगा दिया। बैरिकेड पर किसानों ने लिखा रुकावट के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सारे विकल्प खुले हैं। शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव की पार्टी एसपी से गठबंधन को पहली प्राथमिकता दी है। यूपी के मऊ में 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली होनी है। रैली मऊ के हलधर मैदान में होगी। दोनों दलों में गठबंधन के बाद माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर एक मंच पर नजर आ सकते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर 26 अक्टूबर को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर में होगी। बैठक में मेंबरशिप और कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग पर चर्चा होगी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल वाले बयान पर निशाना साधा। उपेंद्र यादव ने कहा कि मुट्ठी भर लोग ही पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पेट्रोल के महंगा होने से फर्क नहीं पड़ता। वाराणसी में तिरंगा संकल्प यात्रा की अगुवाई करने के लिए वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस यात्रा को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस सीईसी की बैठक कल शाम 6 बजे हुई। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 7 नवंबर को बड़ी बैठक होगी। दिल्ली में होने जा रही इस बैठक में विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर अहम चर्चा की उम्मीद है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कैप्टन की नई पार्टी को लेकर निशाना साधा है। कहा कि अमरिंदर अगर जानबूझकर गलती करना चाहते हैं और बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाएं। और अब खबर लखनऊ से, जहां आज सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर फिर से हमला बोला है। पिछड़ा वर्ग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी ने कहा है कि एसपी की पिछली सरकार में आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस ले लिए जाते थे और हिंदुओं को फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता था। योगी ने कहा कि एसपी शासन में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और आतंकियों की आरती उतारी जाती थी। सीएम योगी ने कहा कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहला दंगा जो है वो कोसी कला में हुआ था। योगी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने 1952 में आतंकवाद की जो जड़ कश्मीर में धारा 370 लागू कर लगाई थी, उसे पीएम मोदी और अमित शाह ने खत्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था?
राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव में भतीजे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को पहली प्राथमिकता दी है। शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सारे विकल्प खुले हैं। हम समान विचारधारा वाले सेक्युलर दलों से गठबंधन चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। हमारी कोशिश है कि हम एक होकर लड़ें तो कामयाब होंगे और बीजेपी को हरा पाएंगे। बागंभरी मठ पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला भी बोला। अब सवाल ये है कि शिवपाल ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश के साथ आने का ऑफर तो दे दिया है। अब अखिलेश की पार्टी की ओर से क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। और लखनऊ से हमारे सहयोगी रवि कुमार ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, कहीं ना कहीं संकेत तो दे दिए गए हैं शिवपाल यादव की तरफ से चाचा भतीजे के मिलन के, लेकिन सवाल यही है कि क्या रुख रहता है अखिलेश यादव का इस पर। देखिए, अगर बात करें पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार, तो साफ तौर पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और उसके अलावा जो सपा प्रमुख थे वो मुलायम सिंह थे। हालांकि अब जो मुलायम सिंह यादव है वो समाज संरक्षक है और सबसे बड़े नेताओं में अगर नाम लिया जाए तो शिवपाल यादव जो कि परिवार के हैं और साफ तौर पे काफी सीनियर लीडर भी हैं समाजवादी पार्टी के। और अगर बात करें जिस तरीके से दूरी बनी है दोनों के बीच और साफ तौर पे जिस तरह उन्होंने बसपा बनाई है उसके बाद लगातार उस संगठन को लेकर लगातार काम करते रहे। हालांकि अब चुनाव करीब है और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी शायद दोनों लोग एक होंगे, यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ होंगे, तो कह सकते हैं शायद शिवपाल यादव के आने के बाद समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। हालांकि कार्यकर्ताओं को भी काफी उम्मीद है, या तो अगर उम्मीद लगी थी। और साफ तौर पर अगर बात करें तो पुराने जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी मानते थे कि अगर दोनों एक साथ रहते हैं तो कैसे समाजवादी पार्टी का फायदा जरूर होगा। हालांकि अभी भी शिवपाल यादव के बयानों को देखें तो कह सकते हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं सहमति जरूर बनी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पूरी तरह सहमत नहीं। अब बात क्या है ये तो उनके बीच की क्या बात है ये तो फिलहाल वही जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी ओम प्रकाश राजभर जो कि उन्होंने अभी अखिलेश यादव के साथ जो मुलाकात की थी और उसके बाद 27 तारीख को जो मऊ के हल्दर में जो कार्यक्रम में शामिल होने की बात की थी, उन्होंने ये भी कहा था एक हेलीकॉप्टर बुक हो चुका, यानी कि उस हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव आएंगे। लेकिन एक हेलीकॉप्टर की और बात की थी, उस एक और हेलीकॉप्टर से कौन आएगा ये फिलहाल अभी जो सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जरूर है जो उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया था और बताया गया था इसमें जो चाहे वो दूसरी पार्टियां ओवैसी की पार्टी हो, ओवैसी खुद हो या उसके बाद चंद्रशेखर आजाद है वो भी शामिल है। अभी इसका भी जिक्र नहीं किया गया कि वो लोग इस गठबंधन में साथ में है या नहीं है। ठीक है रवि, ठीक है, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल लगातार तेज है। वहीं पंजाब से खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं पंजाब में। हरीश चौधरी बनाए गए हैं पंजाब कांग्रेस प्रभारी। राजस्थान के राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी। हरीश रावत से प्रभारी पद की जिम्मेदारी ले ली गई है। हरीश रावत ने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, आपको बता दें, और उसके बाद अब ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया है। हरीश रावत से प्रभारी पद की जिम्मेदारी ले ली गई है। उसके बाद उनका बयान भी आया है कि अब मैं पूरी तरीके से उत्तराखंड पर ध्यान दे पाऊंगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं, ये पंजाब से बड़ी खबर। हरीश चौधरी अब पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे। आपको बता दें राजस्थान के राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी, जिनको ये नया जिम्मा सौंपा गया है। हरीश रावत से अब प्रभारी पद की जिम्मेदारी ले ली गई है। और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अनिल भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर हम पंजाब की सियासी हलचलों की बात करें तो लगातार तेज हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर कि अब कांग्रेस ने अपने प्रभारी को बदल दिया है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि हालातों को नियंत्रण में लाया जाए, लेकिन इसका असर कितना होगा ये देखना होगा। जी देखिए, हरीश चौधरी काफी समय से एक्टिव हैं पंजाब के सियासत में। जो पीछे परिवर्तन हुआ है उस टाइम भी वो आए थे, उनके साथ अजय माकन के साथ एज ऑब्जर्वर आए थे। तो उसी दौरान ये फैसला हुआ था सीएलपी का नया लीडर कौन होगा, जब चरणजीत सिंह चन्नी को सीएलपी लीडर बनाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और इससे पहले भी एक पहली टर्म में हरीश चौधरी जो है वो पंजाब के सह प्रभारी रह चुके हैं जब आशा कुमारी यहाँ की प्रभारी थी। तो हरीश चौधरी को एक खासा तजुर्बा है, लंबा तजुर्बा है पंजाब का। और इसके साथ ही जब पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने पीपीसीसी अध्यक्ष ने कुछ अपॉइंट्स उठाए थे डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के, और
और एजी की नियुक्ति को लेकर, तो उस समय भी उन्होंने एक अहम भूमिका, एक कड़ी का काम किया था मुख्यमंत्री और सिद्धू के बीच उस मसले को हल करने के लिए। तो कुल मिला के पंजाब की सियासत को वो समझते हैं, और जो यहाँ पे इस समय आपस में जो टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा होती है, उसको सुलझाने में हम कह सकते हैं कि वो एक अहम भूमिका जो है पहले भी अदा करते आए हैं और अब प्रभारी के रूप में वो एक अहम भूमिका यहाँ अदा करेंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस नेताओं की धर्मनिरपेक्षता पर दिए बयान से नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा अपनी पार्टी बनाकर भाजपा से गठबंधन की संभावना जताने पर सवाल उठाया था। रावत ने कैप्टन अमरिंदर की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया था और इसके बाद कैप्टन ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी तो 14 साल बीजेपी में रहे थे। बीजेपी ने कैप्टन के बयान का समर्थन किया है। कैप्टन साहब को कि जिस टाइम कांग्रेस को जरूरत थी उस टाइम तो कांग्रेस ने उनको सीएम डिक्लेयर करके पंजाब में सरकार बनाई। ठीक है, आज कैप्टन साहब को जो कांग्रेस के बारे में पता चला कि कांग्रेस के जो लोग हैं जाके सिद्धू साहब जैसे लोग जफ्फियां डाल रहे हैं पाकिस्तान में जाके, बाजवा जैसे लोगों को, और कांग्रेस को तो ऐसे लोग चाहिए, कैप्टन साहब जैसे जो देशभक्त हैं ऐसे लोग नहीं चाहिए, उनको तो सिद्धू जैसे गद्दार चाहिए। और वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने रास्ता रोकने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड में सरकार का नाम लिख दिया है। क्या है किसानों का कहना, किसान नेता राकेश टिकैत से बात की हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। के किसान आंदोलन के दौरान चाहे दिल्ली यूपी की सीमाएं हो या और जगहों की बात हो रही हो, सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि रास्ता किसने रोका। क्योंकि हमने राकेश टिकैत साहब से जब बात की तो उनका कहना है कि रास्ता किसानों ने नहीं रोका बल्कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया। कल जो हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर वो हमने आपने सबने देखा। किसानों ने ये बताने की कोशिश की कि रास्ता उन्होंने नहीं रोका, इसलिए जो नेशनल हाईवे 9 के नीचे का एक टेंट था उसे किसानों ने हटा दिया, लेकिन अभी तक बैरिकेड लगा हुआ है। यानी आम लोग ये समझ लें कि जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अब है। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रास्ता किसने रोका? मोदी सरकार ने। कैसे? अरे मोदी सरकार ही तो रोक रही रास्ते। किसानों का रास्ता मोदी सरकार ने रोका, स्कूल का रास्ता मोदी सरकार ने रोका, बैंक का रास्ता मोदी सरकार ने रोका, रेल का रास्ता मोदी सरकार ने रोका। तो सारे रास्ते तो मोदी सरकार ही तो रोक रही। आम जनता का रास्ता मोदी सरकार ने रोका। हाँ, ये आपने अपने अंदाज में कह दी ये चीज, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें बात चल रही है बॉर्डर पर रास्ता किसने रोका, लोगों को परेशानी किसने दी? मोदी सरकार ने। कैसे? अरे हम यहाँ बैठे क्यों, हम भी अपना घर जा, और ये बैरिकेटिंग भी खोल देंगे, ये भी चले जाएंगे, अब ये भी अपने घर जाएंगे। हमारे फैसले हो जाएं। फैसला तो मोदी सरकार नहीं कर रही, तो रास्ते रोके मोदी सरकार ने। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। लगातार किसानों की तरफ से नई रणनीतियां बन रही हैं और सवाल यही है कि आखिरकार समाधान किस तरीके से होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।